हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी गुरुकुल ऑफिशियल ऐप पर, जहां पर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और बढ़िया सा नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप उसको रिवाइज भी कर सकें टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ जो आपके डाउट्स हैं उनको भी आप क्लियर कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट पढ़ने वाले हैं जिसको आप बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। और यदि जनरल लैंग्वेज में, भाषा में कहा जाए, सामान्य भाषा में, कि पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो आप प्रकाश पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश पर आधारित उपकरणों का अध्ययन, उनके सिद्धांत, उनके अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, इन सबको आप किसमें पढ़ते हैं? इन सबको आप पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में। किसमें पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स। तो यदि आपसे कोई पूछे कि आज आपने क्या पढ़ा, तो आप कहेंगे आज हम लोगों ने ऑप्टिक्स की शुरुआत की। ऑप्टिक्स को आप बोलते हैं प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी बोलते हैं, प्रकाशिकी। ठीक है। और यदि आप इसको छोटी किताबों में देखेंगे तो वहाँ पर आप प्रकाश लाइट भी लिखा हुआ देखेंगे। मतलब हम लोग प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ते क्या हैं? प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में, और लाइट पर आधारित इस प्रकाश के सिद्धांत और इन सिद्धांतों पर आधारित उपकरणों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन पढ़ते हैं। ठीक है। तो ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी के अंतर्गत आप क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश पढ़ने वाले हैं, लाइट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? लाइट। जब हम लोग पढ़ रहे थे ऊर्जा, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ऊर्जा पढ़ रहे थे। तो ऊर्जा के अंतर्गत हम लोग ढेर सारी ऊर्जा के रूपों को पढ़े, जैसे कि गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। यदि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाती है यांत्रिक ऊर्जा। फिर आपने क्या पढ़ा था? फिर आपने पढ़ा था रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। फिर आपने पढ़ा था प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ये सब में आप देखिए, इन सब ऊर्जा के रूपों को पढ़ते हुए देखे थे कि एक क्या है? प्रकाश ऊर्जा भी है। एक क्या है? प्रकाश ऊर्जा भी है। तो यदि सिंपली आपसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, तो आप कहेंगे ये ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊर्जा का एक रूप। ऊर्जा का एक रूप यानी कि अ टाइप ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का एक रूप या फिर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। ऊर्जा का एक रूप है। ये क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। जब हम लोग बात करते हैं ऊर्जा की, तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। जो भी आप करते हैं कार्य, उसका करने के लिए एक क्षमता होती है, उसी को आप क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है जो किसके रूप में संचरित होती है? तरंगों के रूप में संचरित होती है। कौन सी तरंगे हैं ये? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसके रूप में? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। ठीक है ना? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में क्या होता है? संचरित होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित। संचरित का मतलब होता है गमन। गमन का मतलब होता है प्रोपगेशन। इंग्लिश में बोलते हैं संचरित को प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं? प्रोपगेशन यानी कि आगे बढ़ना, ट्रेवल करना, गमन करना। ठीक है। तो क्या आपने सीखा? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में क्या होता है? संचरित होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। और इसी कारण क्या होता है? इसी कारण वस्तुएं दृश्यमान होती हैं। ये क्या करता है? वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। वस्तुओं को दृश्यमान, ठीक है ना? वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। वस्तुओं को दृश्यमान बनाने के लिए कौन होता है? प्रकाश होता है। कोई भी वस्तु जिसमें कि स्वयं का प्रकाश नहीं है, कोई वस्तु जिसमें कि स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो आपको तभी दिखाई देगी जब उस पर क्या पड़ेगा? प्रकाश पड़ेगा। जब उस पर प्रकाश पड़कर परावर्तित होकर आप तक पहुंचेगा, तभी वो वस्तु क्या होगी? दिखाई देगी। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है और यह वस्तु क्या बनाता है? दृश्यमान बनाता है। वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ठीक है। वस्तुएं इसी कारण क्या होती हैं? दिखती हैं। एक होता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। एक क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। अब समझिएगा, ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं
विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आप इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। EMW से डिनोट करते हैं आप शॉर्ट में, EMW। EMW, ई का मतलब है इलेक्ट्रो, ई का मतलब है इलेक्ट्रो, फिर दूसरा क्या है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसका नाम होगा तरंग गति, वेव मोशन, ठीक है ना। उसमें वेव कितने टाइप्स की होती हैं, दो टाइप की, एक होती है मैकेनिकल, एक नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव्स जो हैं उन्हीं को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उन्हीं को आप क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अलग अलग तरंग दैर्ध्य के आधार पर, मतलब कि एक रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, एक फ्रीक्वेंसी रेंज और एक कह सकते हैं वेवलेंथ होती है। अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। इतने से लेकर इतने वेवलेंथ तक होगा तो ये नाम होगा, इतने से इतने तक होगा तो ये नाम होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे तरंग गति। बस हम लोग को यहाँ पर क्या समझ लेना है कि जो प्रकाश है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में प्रोपगेट करता है। एक बात सुनिएगा, जब अभी प्रकाश के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें एक सिद्धांत आता है तरंग सिद्धांत। कौन सिद्धांत आता है, तरंग सिद्धांत आता है। और जो तरंग सिद्धांत है उसमें ये बताया गया है कि प्रकाश किससे बना हुआ है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से बना हुआ है। लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम मिलेगा तो भी चलेंगी, माध्यम नहीं होगा तो भी चलेंगी, ठीक है। तो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं ये एक फ्रीक्वेंसी से लेकर दूसरे फ्रीक्वेंसी तक होती हैं, और इस फ्रीक्वेंसी रेंज में कई प्रकार की तरंगों के नाम आते हैं। इन सबको हम लोग बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, कई तरंगों के समूह को, कई प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब देखिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे। एक बात समझिएगा अच्छे से, जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें कैसी कैसी किरणें आती हैं, नाम सुना होगा आपने, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, रेडियो किरणें, रेडियो तरंगे, है ना, और लघु रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो ये सारे नाम आ जाते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में, सारी इस प्रकार की किरणें हो जाती हैं। जब आप विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में कहाँ से कहाँ तक होंगे, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको 5 स्टार करके याद रखिएगा, इसको आप बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो होता है, एंगस्ट्रॉम, अच्छा एंगस्ट्रॉम हम लोग किसके लिए आप याद करिए, हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे भौतिक राशियाँ, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मात्रक। तो हमने एक भौतिक राशि देखी थी तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसका मात्रक होता है जनरल मीटर, लेकिन उसके लिए जनरली यूज हम लोग क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। आपको याद होगा कि एक एंगस्ट्रॉम में, आपको याद होगा कि एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। बोलो हाँ है ना, बोलो बोलो, एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। बोलो बोलो, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर। हाँ जी। तो ये जो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर, ये जो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक का जो रीजन है, ये जो आप कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य का जो क्षेत्र है ना, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक का जो तरंग दैर्ध्य का क्षेत्र है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं, ध्यान रहेगा, इसको आपको बोलना है विजिबल, विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलना है, विजिबल, विजिबल स्पेक्ट्रम। तो आपसे पूछेगा कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो है इसका तरंग दैर्ध्य कितने से कितने के बीच में होता है, इसको बोलेंगे दृश्य विकिरण, इसको आप क्या बोलेंगे, दृश्य विकिरण। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक का जो रीजन होता है, जो क्षेत्र होता है तरंग दैर्ध्य का, इतनी तरंग 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक की तरंग दैर्ध्यों को हम लोग क्या
सॉरी, हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजुअल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, विजुअल स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक का जो रीजन यानी कि जो रेंज होता है किसका, तरंग दैर्ध्य का, उसको हम लोग बोलते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम यानी कि दृश्य विकिरण। इसको आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर आपको यह पूरा कराएगा, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं कि जो प्रकाश है ये पृथ्वी पर, चूंकि ये ऊर्जा का रूप है, तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पृथ्वी पर जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है जीवों के शरीर में जो जैविक क्रियाएं हो रही हैं उनको ऊर्जा मिले। ऊर्जा कहाँ से मिलती है जीवों को, भोजन से मिलती है। लेकिन जीव जो भोजन बनाते हैं सबसे पहले उनको हम लोग उत्पादक कहते हैं। पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। आपने इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ रखा है। जीवों के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है, भोजन से आती है। कौन सा जीव अपना भोजन स्वयं बना लेगा और फिर वो जीवों को भोजन उपलब्ध करा देगा, तो हरे पेड़ पौधे होते हैं। हरे पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी होती है, जिसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट। और लाइट में कौन सा स्पेक्ट्रम, लाइट में कौन सा स्पेक्ट्रम प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो विजुअल स्पेक्ट्रम, दृश्य विकिरण, है ना, दृश्य विकिरण। प्रकाश ये क्या है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा। पृथ्वी पर जीवन के लिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर जीवन के लिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है, सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा, महत्वपूर्ण ऊर्जा। क्या आप इसको ध्यान रख पाएंगे, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा कौन सी है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा यही है। क्लियर, ये बात हो गई आपकी प्रकाश की। अब देखिए, जो वस्तुएं होती हैं प्रकाश रखती हैं, किसी किसी में प्रकाश स्वयं का प्रकाश होता है, किसी किसी में प्रकाश नहीं होता है। तो वस्तुओं को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। वस्तुओं को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं और एक होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर बिना प्रकाश पड़े भी हम लोग उन वस्तुओं को देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, वो प्रकाश रखती हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको यदि प्रकाश ना पड़े तो उनको हम देख नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर अंधेरा कर दिया जाए तो फिर आपको मेज, चेयर या फिर आपको सोफा, ये कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वस्तुओं को हम लोग 2 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। वस्तुओं को हम लोग यहाँ पर, जो वस्तुएं होती हैं ब्रह्मांड में कोई भी वस्तुएं हैं, है ना। अच्छा, वस्तुओं को आप वैसे कहते हैं थिंग्स, लेकिन यहाँ पर अब आप क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। वस्तुओं को आप क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। वस्तुओं को अब आप क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, ठीक है। तो जो वस्तुएं हैं ये 2 प्रकार की होंगी। वस्तुएं जो हैं ये प्रकाश के आधार पर, किसके आधार पर, प्रकाश रखने के आधार पर, प्रकाश रखने के आधार पर 2 प्रकार की। या फिर इसको यहां से आप इस तरीके से ना करके एक बार ऐसे करिए, प्रकाश रखने के आधार पर। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं, बांटते हैं किसी चीज़ को, तो हमेशा कोई ना कोई विशेष आधार होता है। प्रकाश रखने के आधार पर, प्रकाश रखने के आधार पर, प्रकाश रखने के आधार पर, ठीक है। प्रकाश रखने के आधार पर जो वस्तुएं होती हैं ये 2 प्रकार की हो जाती हैं। कितने प्रकार की हो जाती हैं बच्चे, 2 प्रकार की। समझ पा रहे हैं, 2 प्रकार की हो जाती हैं। एक को आप बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, इनको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनको आप बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, इनको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, प्रदीप्त वस्तुओं को आप क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अप्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त
वस्तुएं, इनको आप बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस। इनको आप क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी आप बहुत सिंपल पेपर जब पाएंगे, आपके स्टेट पीएससी में भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इसमें से कौन सा है, तो आसानी से पहचान लेंगे, कोई बहुत कठिनाई नहीं होगी। जैसे ही आप इसका थोड़ा सा समझ लेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे, तो आसानी से आप उसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं, आसानी से आप उसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है सबसे पहले क्या? प्रदीप्त वस्तुएं। किसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन हुआ है? प्रकाश रखने के आधार पर। अब ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, क्या कहलाएंगी? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। सिंपल सी बात है। प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश है, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, वो हमें दिखेंगी। क्यों? क्योंकि उनसे प्रकाश का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। प्रदीप्त वस्तुएं, जैसे कि आप हमको बताइए कि हम बात करें तारे की, हम बात करें सूर्य की, तो तारा है, सूर्य है, ये सूर्य एक प्रकार का तारा है। तारे की बात करें या सूर्य की बात करें, इनमें स्वयं का प्रकाश है, तो इनको आप कहाँ रखेंगे? प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन पृथ्वी पर कोई वस्तु है तो वो तब तक आपको दिखाई नहीं देगी जब तक कि क्या है? जब तक कि उस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है। यानी कि पृथ्वी क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। आसानी से आप समझ सकते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। स्वयं का प्रकाश, स्वयं स्वयं का प्रकाश रखने वाली, स्वयं का प्रकाश रखने वाली, या कह सकते हैं प्रकाश रखने वाली वस्तुएं, स्वयं का प्रकाश रखने वाली वस्तुएं, या फिर कह सकते हैं प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं, प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? ये क्या करती हैं? प्रकाश का उत्सर्जन भी करती हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करेंगी। ठीक है ना, प्रकाश का उत्सर्जन, तो आप कहेंगे यस, ये वस्तुएं जो हैं ये क्या करेंगी? प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। क्या करती हैं? प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। प्रकाश का क्या करती हैं? उत्सर्जन करती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश रखने वाली वस्तुएं, यानी कि प्रकाश से क्या करती हैं? उत्सर्जन करती हैं। ये वस्तुएं दिखाई दे जाएंगी आपको, यदि प्रकाश नहीं है तो भी दिखेंगी, प्रकाश है तो भी दिखेंगी। आप इन वस्तुओं को कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर उदाहरण लेंगे, जैसे कि तारा, तारे, स्टार जिनको बोलते हैं आप, तारे, स्टार जिनको बोलते हैं। फिर तारे के बाद फिर क्या आएगा? फिर आएगा आपका, तारे के बाद फिर क्या आएगा? फिर आता है, तारों में ही एग्जाम्पल होता है सूर्य, तारों में ही एग्जाम्पल होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। दूसरा क्या है? दूसरा है, जैसे कि आपसे मैं ये पूछूं कि जो बल्ब है, विद्युत बल्ब जो है वो किस लिए बना हुआ है? वो बना हुआ है प्रकाश देने के लिए। वो प्रकाश से क्या करता है? उत्सर्जन करता है। मान लीजिए कि अंधेरा हो और विद्युत बल्ब को हमने, विद्युत बल्ब की स्विच को ऑन कर दिया, तो क्या होगा? उजाला हो जाएगा ना, प्रकाश हो जाएगा। क्यों हुआ है? क्योंकि वो प्रकाश से क्या करता है? उत्सर्जन करता है। वो क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा विद्युत बल्ब भी, यहाँ पर मैं लिखूंगा विद्युत बल्ब भी, विद्युत बल्ब। फिर मोमबत्ती, मोमबत्ती भी प्रकाश के लिए ही यूज की जाती है, मोमबत्ती। दिया, दिया। अच्छा, एक आप बताओगे, आपने जुगनू देखा होगा? जुगनू देखा है, सुना है? जुगनू बोलो बोलो, जुगनू आपने देखा है, सुना है? तो जो जुगनू है ये जैविक प्रदीप्त वस्तु है। जैविक मतलब कि ये जीव है, और ये क्या करता है? ये प्रकाश का उत्सर्जन करता है, इसलिए दिखाई देता है। रात में पूरा अंधेरा है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, जुगनू गुजरेगा, जुगनू आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो प्रकाश से क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पर जुगनू को भी आप रख सकते हैं, यहाँ पर जुगनू को भी आप रख सकते हैं। ठीक है, जुगनू। एक बात और बताइएगा, मान लीजिए कि मैं सारी लाइटें बंद कर दूं, यहाँ पर सारी लाइटें बंद कर दूं, तो मैं भी आपको नहीं दिखूंगा, लेकिन आप डिजिटल बोर्ड में जो कुछ भी लिखा होगा सब कुछ आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। ये प्रकाश से क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है। तो डिजिटल बोर्ड को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत रखेंगे? प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग अप्रदीप्त वस्तुओं की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अप्रदीप्त वस्तुओं की, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की।
इसको बस क्या करना है, आ मतलब हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में जब आ लग जाता है तो इसका मतलब होता है निगेटिव करना है। यदि आप प्रदीप्त के बारे में जान गए हैं तो अप्रदीप्त का मतलब होगा प्रदीप्त का उल्टा, अपोजिट टू ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में स्वयं का प्रकाश है, तो अप्रदीप्त यानी कि नॉन ल्यूमिनस में क्या होगा, प्रकाश नहीं होगा। क्या ये प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे, नहीं, क्योंकि प्रदीप्त वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, तो ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे स्वयं का प्रकाश नहीं, स्वयं का प्रकाश नहीं, स्वयं का प्रकाश नहीं, ठीक है ना, स्वयं का प्रकाश नहीं, स्वयं का प्रकाश नहीं, क्लियर। और दूसरी बात क्या है, जब स्वयं का प्रकाश नहीं है तो दूसरी बात है कि इनको देखने के लिए प्रकाश क्या होगी, आवश्यकता होगी। स्वयं का प्रकाश नहीं, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं, प्रकाश का उत्सर्जन, तो आप कहेंगे ना ना ना, इनमें से भी इनमें प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होगा, इनमें प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है, इनमें प्रकाश का उत्सर्जन नहीं, इनमें प्रकाश का उत्सर्जन नहीं है। फिर ये कब दिखाई देंगी, जब इन पर प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ने पर दृश्यमान, ये क्या होंगी, जब प्रकाश पड़ेगा इन पर तो ये क्या होंगी, दृश्यमान होंगी। प्रकाश पड़ने पर दृश्यमान, प्रकाश पड़ने पर दृश्यमान, प्रकाश पड़ने पर ये क्या होंगी, दृश्यमान होंगी, प्रकाश पड़ने पर दृश्यमान यानी कि ये क्या होंगी, दिखाई देंगी, प्रकाश पड़ने पर दिखाई देंगी यानी कि दृश्यमान होंगी, प्रकाश पड़ने पर दृश्यमान, क्लियर। प्रकाश पड़ने पर क्या होगा, दृश्यमान होंगी, बोलो हाँ या ना। प्रकाश पड़ने पर ये क्या होंगी, दिखाई देंगी, क्लियर है। चलो मेरी बात और सुनना, प्रकाश पड़ने पर दृश्यमान है, तो इसमें एग्जाम्पल में क्या लेंगे, जैसे कि आप हमको बताइए कि पृथ्वी है, शुक्र है, बृहस्पति है, यानी कि ग्रह जितने भी हैं इनमें किसी में प्रकाश नहीं है, ये सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं तब जाके यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं दृश्यमान होती हैं, दिखाई देती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल में आ जाएगा क्या, ग्रह, क्या जाएगा, ग्रह। ग्रहों में आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, पृथ्वी का एग्जाम्पल ले लीजिए, शुक्र का ले लीजिए, बुध का ले लीजिए, सब क्या हो जाएंगे, सब आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप कभी कभी देखते हैं कि हम चंद्रमा को देख पाते हैं, रात में हम चंद्रमा को देख पाते हैं, और अभी मैंने आपको कहा कि अंधेरे में यदि आप चंद्रमा को देख पा मतलब वस्तुओं को देख पा रहे हैं तो वस्तुओं से प्रकाश का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। यहीं पर थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है, यदि स्वयं का प्रकाश नहीं है तो प्रदीप्त नहीं है। चंद्रमा पर जब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है, तब हमको चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा, चांद, ठीक है, चंद्रमा, चांद या मून, ये सब क्या है, ये सब उपग्रह हैं, क्या हैं, उपग्रह हैं। चंद्रमा, मून, चांद, ये सब को आप बोलते हैं उपग्रह। तो उपग्रह जो होते हैं इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उपग्रह जो होते हैं इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अब देखिए आपके टेबल है, मेज जिसको आप बोलते हैं, चेयर है, कुर्सी है, इन सब में कोई प्रकाश नहीं होगा। ये सब क्या होंगे, जब प्रकाश पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि अंधेरा हो, कुर्सी रखी हो, आप आगे बढ़ें, कुर्सी से टकरा जाएंगे, क्यों, क्योंकि कुर्सी आपको दिखाई नहीं दी है, क्यों, क्योंकि प्रकाश नहीं पड़ा है। ये वस्तुएं कब दिखती हैं, प्रकाश पड़ने पर दृश्यमान होती हैं, ठीक है। किताब, बुक, पुस्तकें आदि एटसेट्रा, ये सब क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके किसके, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आसानी से आप रख सकते हैं कि प्रकाश रखने के आधार पर वस्तुएं इतने प्रकार की हो गई। एक अच्छे से ध्यान रख लेंगे, पूछ लेगा इसमें से कौन सी प्रतीत वस्तु है, कौन सी प्रतीत वस्तु नहीं है, तो आसानी से आप इसको कर लोगे, ठीक है। मैंने बहुत ही आराम से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा दिया है। चूंकि आपको बिल्डिंग बनानी होती है तो आपका बेस एकदम अच्छा होना चाहिए। उस समय आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो बाहर नहीं दिखने वाली हैं, लेकिन वो आपको अंदर से क्या करेंगी, मजबूत करती हैं, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लोगे ना, तो फिर कोई भी पॉइंट, कोई भी कहीं पर भी टर्म्स आपको दिखेंगे तो आप इनको आसानी से समझ लोगे, कोई इनमें दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो प्रकाश है किन्हीं किन्हीं वस्तुओं से आर पार हो जाता है और किन्हीं किन्हीं वस्तुओं से आर पार नहीं हो पाता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे पार्सली यानी कि थोड़ा सा आर पार हो पाता है, पूरी तरीके से आर पार नहीं हो पाता है।
एक बात समझिएगा, ये जैसे कि कांच लगा हुआ है, अब मैं इसके आर पार देख पा रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी कांच होते हैं जिनके आर पार मैं देख तो पाऊंगा लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाऊंगा कि उधर चीजें क्या रखी हुई हैं। मैं देख तो लूंगा लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाऊंगा। दीवार के उधर क्या है मैं नहीं देख सकता हूं, चाहे लाइट हो चाहे लाइट ना हो, प्रकाश हो चाहे ना हो। तो प्रकाश जिन वस्तुओं से होकर गुजरता है, जिन वस्तुओं से होकर गुजर रहा है, पूरी तरीके से गुजर जाए तो वस्तु के दूसरी तरफ दिखाई देगा, वस्तु के आर पार देख सकते हैं। ठीक है, यदि आंशिक रूप से गुजरे तो देख तो सकते हैं लेकिन पूर्णतः सही तरीके से स्पष्ट तरीके से नहीं देख सकते हैं। और यदि आर पार ना हो, आर पार ना हो तो फिर आप उसके आर पार देख ही नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से कि प्रकाश वस्तुओं से होकर गुजर रहा है, इसके आधार पर वस्तुएं जो हैं ये तीन प्रकार की हो जाती हैं। कितने प्रकार की हो जाती हैं? तीन प्रकार की हो जाती हैं। वस्तुएं जो हैं वो तीन प्रकार की हो जाती हैं। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कितने प्रकार के हो जाते हैं? ये तीन प्रकार के हो जाते हैं। ये तीन प्रकार के हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कितने प्रकार के हो जाते हैं? तीन प्रकार के हो जाते हैं। वस्तुएं जो हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो तीन प्रकार के हो जाते हैं। अभी देखिए, आप बहुत ही मेरा कोई यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा आपको लंबे वे में समझाने के नहीं, बस एक बार टर्म आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर होता है पारदर्शी, पारदर्शी वस्तुएं। ठीक है, पारदर्शी वस्तुएं। आप बोलिए, यदि आप यहाँ पर इस बोतल में पानी रखे हुए हैं, पानी रखे हुए हैं, पानी होता, ठीक है, यहाँ पर पानी होता तो पानी के आप आर पार देख सकते हैं। ठीक है, जल के आप आर पार देख सकते हैं। कांच है, ये कांच है, इसके आप आर पार देख सकते हैं। ये कांच है, इसके आप आर पार देख सकते हैं। इन्हें आप क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं को आप बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट। आपने देखा होगा बहुत सी वस्तुएं क्या होती हैं? ट्रांसपेरेंट होती हैं। बहुत सी वस्तुएं क्या होती हैं? ट्रांसपेरेंट होती हैं। ठीक है, जिनके आप आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ये ऑब्जेक्ट्स, इनके बारे में बस एक लाइन समझना है, जिनके आर पार आप देख सकें। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो सके, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार हो सके, उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें आप कहेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि पारदर्शी वस्तुएं। जैसे कि कांच, ग्लास, जैसे कि जल, जैसे कि वायु। क्लियर, 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 यस। ऐसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाता है, जब प्रकाश आर पार हो जाएगा तो आप उन वस्तुओं को आराम से उनके आर पार रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे कि इस कांच के इधर क्या है मैं देख पा रहा हूं। क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि कांच क्या है? पारदर्शी है। कांच क्या है? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है इससे होकर प्रकाश आर पार हो जा रहा है। इससे होकर प्रकाश क्या हो जा रहा है? आर पार हो जा रहा है। पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, कांच, जल, वायु। दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा होते हैं? दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं अपारदर्शी। दूसरे कौन होते हैं? अपारदर्शी। अब यहाँ पर फिर से लग गया, फिर से लग गया ना। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो सके। जब प्रकाश आर पार हो सकेगा तो आप उन वस्तुओं के आर पार देख सकेंगे। अपारदर्शी वस्तुएं क्या हैं? अपारदर्शी वस्तुएं क्या हैं? ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, इनको आप क्या बोलते हैं? इनको आप बोलते हैं अपेक बॉडी। इनको आप क्या बोलते हैं? अपेक बॉडी। इंग्लिश वाले वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपेक ऑब्जेक्ट्स या अपेक बॉडीज, है ना। अपेक ऑब्जेक्ट्स या अपेक बॉडीज, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है। जब प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा तो आप इनके आर पार भी देख नहीं सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि धातुएं हैं। बताइए, लोहे के आर पार आप क्या देख पाएंगे? मेटल के आर पार आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। मेटल हो गया, ठीक है, और दीवार हो गई, ठीक है, दीवार हो गई, वॉल हो गया, ठीक है, वॉल हो गया, स्टोन पत्थर हो गया, और आप कह सकते हैं दीवार के आर पार आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है, धातुओं के आर पार नहीं देख पाएंगे।
पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर, स्टोन, ठीक है, स्टोन, लकड़ी, लट्ठा बोल दें या वुड बोल दें, ठीक है, इनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिनको आप देखकर पहचान लोगे कि इनसे प्रकाश आर पार होगा या नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम के मैं पार देखना चाहूँ कि पार क्या है, तो मैं नहीं दे सकता हूँ कि इससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो रहा है। लेकिन ये कांच है इधर, और कांच के मैं उधर देख सकता हूँ कि क्या है, क्योंकि कांच से प्रकाश आर पार हो जाता है, प्रकाश उससे होकर ट्रेवल कर जाता है। अब इन दोनों के बीच में एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं जो अर्ध पारदर्शी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध पारदर्शी। और अर्ध का मतलब तो आप जानते ही हैं, आधा काम होगा पारदर्शी का। पारदर्शी का क्या होगा? आधा काम। यानी कि प्रकाश पूर्णतः आर पार नहीं होगा, प्रकाश पूर्णतः आर पार नहीं होगा। क्या होगा? केवल और केवल आंशिक रूप से आर पार होगा। तो आप क्या करेंगे? आंशिक रूप से ही उसके पार की वस्तुओं को देख पाएंगे। जो वस्तु है जिससे प्रकाश पूर्णतः आर पार नहीं हो रहा है, आंशिक रूप से आर पार हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसके पार की जो वस्तुएं हैं, वस्तु की जो उधर दूसरी तरफ हैं, उनको आप आंशिक रूप से देख पाएंगे, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। अर्ध पारदर्शी वस्तु क्या कहलाती हैं? इनको आप बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? अर्ध पारदर्शी वस्तुएं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे जैसे आप यदि ग्लासेज यूज करते हैं, चश्मा यूज करते हैं, तो कुछ समय बाद जो चश्मा होता है वह खराब होने लगता है, क्योंकि उसमें स्क्रैचेस लग जाते हैं। स्क्रैचेस लगने पर आप क्या करते हैं? दूसरी तरफ यानी कि चश्मे से आप, यानी ग्लासेस से, यानी कि लेंस से, क्योंकि कांच है ना, ये कांच का ही तो बना होता है लेंस, तो आप दूसरी तरफ की चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यदि एग्जाम्पल के थ्रू एक लिखूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल थ्रू अर्धपारदर्शी वस्तुओं को समझाऊँ, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है? खरोंच युक्त कांच। क्या होता है? खरोंच युक्त कांच। ठीक है, खरोंच युक्त कांच। दूसरा देखिएगा, खरोंच युक्त कांच। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है? दूसरा है तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज, ऑयल्ड पेपर। तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज। क्लियर? तेल लगा हुआ कागज। और देखिएगा, और क्या होता है तेल लगा हुआ कागज के बाद? और क्या आप कहेंगे यहाँ पर? यहाँ पर आप कह सकते हैं पर्दा। पर्दा, कर्टेन। ठीक है, आप पर्दे के आर पार, पर्दे से देखिए, आप खिड़की के पर्दा लगाइए तो क्या होता है? प्रकाश आता है। लेकिन यदि पर्दा हटा देंगे तो प्रकाश बहुत ज़्यादा आएगा, पर्दा रहेगा तो प्रकाश कम आएगा। यानी क्या हो रहा है? प्रकाश आंशिक रूप से आर पार हो रहा है। पर्दे के आप आर पार देख पाएंगे, कोई व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। ऐसे बहुत से पर्दे हैं। ठीक है, पर्दा है। इसके बाद घरों की खिड़कियाँ, कुछ ऐसी खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है, जो पूर्णतः प्रकाश को आर पार नहीं करती हैं। घरों की खिड़कियाँ, वो भी किस में आ जाएंगी? वो भी ट्रांसलूसेंट में आ जाएंगी। घरों की खिड़कियाँ, घरों की खिड़कियाँ। क्लियर है? ये क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के। तो इस प्रकार से ये वस्तुओं को समझने का दूसरा एक तरीका है। दूसरी तरीके से हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं। एक था कि प्रकाश रखने के आधार पर, और यह है कि प्रकाश आर पार हो रहा है, नहीं हो रहा है, आंशिक रूप से हो रहा है। तो इसके तीन नाम आ जाते हैं: पारदर्शी, अर्धपारदर्शी और अपारदर्शी। आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इससे आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझने का प्रयास करिएगा, अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करिएगा। ये है प्रकाश की माध्यम में चाल। प्रकाश की माध्यम में चाल। ठीक है, आप हेडिंग कर सकते हैं यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। प्रकाश की माध्यम में चाल। प्रकाश की माध्यम में चाल। अच्छा, इससे पहले एक मिनट, इससे पहले आप थोड़ा सा मेरी
बातों को ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। हमारी अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर प्रकाश कहाँ से आता है? पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत, आपको लगेगा कि दिन में सूर्य से आ रहा है और रात में चंद्रमा से आ रहा है, तो मैं फिर से आपको स्पष्ट कर दूं कि चंद्रमा पर स्वयं का प्रकाश नहीं है। पृथ्वी पर चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, जब भी प्रकाश आएगा कहाँ से आता है? सूर्य से ही आता है। एक बार डायरेक्टली आता है और एक बार चंद्रमा पर पड़ता है तो परावर्तित होकर आता है, इसलिए चंद्रमा से लगता है कि चंद्रमा से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, पृथ्वी पर प्रकाश का प्रमुख या मुख्य स्रोत, पृथ्वी पर प्रकाश का प्रमुख या मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर प्रकाश का प्रमुख या मुख्य स्रोत क्या है? तो ये आपका होता है सन, यानी कि सूर्य होता है। क्या होता है? सन होता है, यानी कि सूर्य होता है। हमारी पृथ्वी पर सूर्य से प्रकाश आता है। हमारी पृथ्वी पर प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। अब बात आती है कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगा समय, तो यहाँ पर एक ये सन आप बना दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अर्थ। ये क्या हो जाएगी? अर्थ हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। अब अर्थ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगा समय। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगा समय लिख रहे हैं। सूर्य से पृथ्वी पर, सूर्य से पृथ्वी पर, यह आपका एनसीईआरटी का डाटा है, कहीं और से आप मैच करेंगे तो हो सकता है कि आपको डिफरेंट रिजल्ट मिल जाए, लेकिन जो बेस्ट, जो सबसे बढ़िया, जो सबसे विश्वसनीय, जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ यही है जिसको एग्जामिनर मानेगा। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगा समय, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगा समय, आने में लगा समय, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगा समय। ये समय जो होता है ये होता है 500 सेकंड। कितना होता है? 500 सेकंड होता है, जिसको आप यदि मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना जाएगा? ये जाता है आपका 8 मिनट 20 सेकंड। अदर बुक्स में आप कभी 16 सेकंड देखेंगे, कभी आप 17 सेकंड देखेंगे, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो यही है, 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगा समय। अब क्या पृथ्वी पर चंद्रमा से प्रकाश नहीं आता है? बिल्कुल आता है, लेकिन चंद्रमा से जो प्रकाश आता है वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा पर प्रकाश नहीं है। वो सूर्य से चंद्रमा पर प्रकाश पड़ता है, फिर वो परावर्तित होकर पृथ्वी पर पहुंचता है। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं क्या? यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं चंद्रमा। यहाँ पर हम लोग क्या बना लेते हैं? चंद्रमा बोल देते हैं, मून बोल देते हैं। चंद्रमा यानी कि मून, है ना? चंद्रमा यानी कि मून, चंद्रमा यानी कि मून। ठीक है, अब चंद्रमा से प्रकाश आने में लगा समय, अब ये तो बहुत नज़दीक है तो बहुत जल्दी आ जाएगा, ये आप यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंद्रमा से पृथ्वी पर, चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगा समय, चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगा समय, चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगा समय, चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगा समय, चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगा समय। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगा समय, ये कितना हो जाएगा? चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगा समय कितना हो जाएगा? तो ये हो जाता है 1 ध्यान रखिएगा, 1.23 से 1.28 सेकंड तक, 1.23 से
1.28 सेकंड तक। थोड़ा थोड़ा डाटा यहाँ पर डिफर कर सकता है, आप देख सकते हैं ध्यान से। और कभी कभी ये लिखा होता है आपके ऑप्शंस में 1.3 सेकंड। क्या लिखा रहता है? 1.3 सेकंड। तो बिल्कुल यदि 1.28 कंसिडर कर लेंगे तो 28 है ना, 8 को आप यदि हटाएंगे तो उसके आगे वाले में एक जोड़ना पड़ेगा, 1.3 सेकंड हो जाएगा। तो ये आपके दो क्वेश्चन हैं जिनके आपको ये आपके दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको क्वेश्चंस के माध्यम से देखने को मिलते हैं, आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य या प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगा समय 500 सेकंड, और चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगा समय होता है 1.23 से लेकर 1.28 सेकंड तक, जिसको आप बोलते हैं 1.3 सेकंड। क्लियर है? चलो अब हम लोग अपने उस पर आ जाते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले थे। जो हम लोग पढ़ने वाले थे उसको आप देख लीजिए। प्रकाश का माध्यम में चाल। प्रकाश की माध्यम में चाल। प्रकाश की माध्यम में चाल। प्रकाश की माध्यम में चाल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश है ये पारदर्शी और निर्वात में गमन करता है। प्रकाश की माध्यम में चाल। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। प्रकाश की माध्यम में चाल। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश की माध्यम में चाल। तो जो प्रकाश है ये पारदर्शी माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी गमन करता है। चूंकि प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों से बना हुआ है, और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं ये बिना माध्यम के भी गमन कर सकती है। माध्यम मिलेगा तो चलेंगी चलेंगी। माध्यम का मतलब है ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, इनमें तो चलेंगी चलेंगी। यदि माध्यम नहीं मिलता है तो ये बिना माध्यम के भी गमन कर जाती हैं, यानी कि निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। तो याद रखिएगा कि प्रकाश जो है ठोस, द्रव एवं गैस के अतिरिक्त निर्वात में भी गमन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों। पारदर्शी माध्यमों में आप किसको किसको ले लेंगे? प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में जैसे सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, गैसेज हो जाएगा, SLG। ठीक है, समझ जाइएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, या कहो तो फिर लिख ही देता हूं मैं, यदि आप कहोगे नहीं सर हम बाद में भूल जाएंगे तो लिख देता हूं। पारदर्शी माध्यमों ठोस कौमा द्रव, ठोस कौमा द्रव एवं गैस। ठीक है, माध्यम तीन ही टाइप के होंगे, तो ठोस होगा या तो द्रव होगा या फिर क्या होगा? गैस होगा। पारदर्शी माध्यम जिनसे प्रकाश आर पार हो जाएगा। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों एवं निर्वात में गमन करता है, ये बात आपने क्लियर कर ली। निर्वात में गमन करता है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों एवं निर्वात में गमन करता है। निर्वात को आप इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। निर्वात को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आप बोलते हैं वैक्यूम। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जिसमें कि ठोस है, द्रव है और क्या है? गैस है, एवं निर्वात में गमन करता है। निर्वात में क्या करता है? गमन करता है। क्लियर है? निर्वात में क्या करता है? गमन करता है। इतनी बात आपने समझ ली। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर कुछ भी ना हो, जहां पर कोई भी चीज ना आपको मिले, वो क्या हो जाएगा? वैक्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैक्यूम हो जाएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि प्रकाश की जो चाल है इसकी सर्वप्रथम गणना किसके द्वारा की गई थी? क्योंकि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, सर्वप्रथम गणना, फर्स्ट कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट टाइम, सर्वप्रथम गणना। सर्वप्रथम गणना ये भी पूछा गया क्वेश्चन। सर्वप्रथम गणना किसने की थी? तो याद रखिएगा ओले रोमर ने की थी। किसने की थी?
ओले रोमर साहब के द्वारा की गई थी। किसकी गणना? सर्वप्रथम गणना की गई थी प्रकाश की चाल की। प्रकाश की चाल की। प्रकाश किस में चलता है? पारदर्शी माध्यमों में चलता है, ठोस द्रव गैस में चलता है, निर्वात में गमन करता है। अब यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं कि सर्वप्रथम गणना किसने की? ओले रोमर ने की। किसने गणना की? ओले रोमर ने की। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस माध्यम में होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस में होती है? निर्वात में होती है। यहां पर लिख रहा हूं मैं, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश सर्वाधिक चाल से किस में चलता है? निर्वात में चलता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन, कांच में, जल में, वायु में, निर्वात में, तो आप कहेंगे प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और इसको आप डिनोट करते हैं किससे? सी से। किसे नोट करते हैं? सी से नोट करते हैं। सी इज अ सिंबल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, चाल हो या वेग हो, चाल हो या वेग हो, आपका मात्रक क्या होना है? मीटर पर सेकेंड ही तो होना है, मीटर पर सेकेंड होना है। निर्वात में कुछ भी नहीं है तो कुछ चेंज ही नहीं होना है, निर्वात में कुछ है नहीं तो कुछ चेंज नहीं होना है। इसलिए प्रकाश की जो चाल है वो हमेशा क्या रहनी है? कांस्टेंट रहनी है। c इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। c इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। c इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो ठीक है? हाँ जी, बोलो ठीक है। c इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो बात हो गई प्रकाश की निर्वात में चाल, जो कि सर्वाधिक है। कितनी है? c इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश की माध्यम में चाल को यदि हम लोग b से डिनोट करें तो b बराबर क्या होता है? b बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। ये b क्या है? यदि लिखने के लिए कह दोगे तो मैं लिख भी दूंगा, मैं लिख देता हूं ताकि कोई समस्या ना हो। प्रकाश की माध्यम में चाल बराबर, प्रकाश की माध्यम में चाल, देखो जितना आप लिख कर पढ़ोगे उतनी ही चीज़ें लंबे समय ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप जब पढ़ते हो लिख कर तो उसके साथ आपका समय बीतता है ज़्यादा, और जिसके साथ आपने बिताया है ज़्यादा समय वो आपका हो जाना, वो आपका हो जाना है। ठीक है? प्रकाश की माध्यम में चाल, जिसके साथ आप कम समय बिताएंगे जरूरी नहीं कि वो आपका बन पाए, प्रकाश की माध्यम में चाल, लेकिन जिसके साथ आप समय ज़्यादा बिताएंगे वो आपका हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप जीवन के लिए नोट कर लीजिए। प्रकाश की माध्यम में चाल, प्रकाश की माध्यम में चाल, ठीक है ना? प्रकाश की माध्यम में चाल सी, प्रकाश की माध्यम में, सॉरी, प्रकाश की माध्यम में चाल को आप डिनोट करते हैं किससे? बी से। किसे डिनोट करते हैं? बी से। बी बराबर क्या हुआ? बी बराबर हुआ प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल, ठीक है? प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में, निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल, ठीक है? प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल डिवाइड बाई माध्यम का, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की माध्यम में चाल को आपने नोट किससे किया? बी से। किसे नोट किया? बी से। बी बराबर क्या? बी बराबर क्या? बी बराबर आया प्रकाश की निर्वात में चाल। बी बराबर क्या आया? प्रकाश की निर्वात में चाल, जो कि हमेशा क्या रहनी है? कांस्टेंट रहनी है। सी इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सी इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम।
इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? बी बराबर सी बाई म्यू, बी बराबर सी बाई म्यू। ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, कर लीजिए इसको याद। बी बराबर सी बाई म्यू। बी क्या है? प्रकाश की किसी माध्यम में चाल, प्रकाश की माध्यम में चाल। सी क्या है? प्रकाश के निर्वात में चाल है। म्यू क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को आप बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक, हिंदी में बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मेरी बात जरा ध्यान से बताना आप सब लोग कि माध्यम में जो प्रकाश की चाल है ये किस पर इक्वल्स टू क्या हो रही है? प्रकाश की निर्वात में चाल डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक। क्या ये बदलेगा? नहीं बदलेगा। सी क्या बदलेगा? नहीं, सी कांस्टेंट है। तो जो बी है वो किस पर डिपेंड किया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड किया। यानी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर डिपेंड करेगी? मात्र और मात्र माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंड कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। नोट, नोट कर लीजिए इसको। माध्यम में प्रकाश की चाल, 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 सुन रहे हो ना? माध्यम में प्रकाश की चाल ये किस पर डिपेंड करती है? ये माध्यम में प्रकाश की चाल ये किस पर डिपेंड करती है? मात्र माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है, माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। ये है बी और ये है म्यू, माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, पर निर्भर। एक नंबर का क्वेश्चन पक्का, माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर। कैसे दिखाया आपने? प्रकाश की माध्यम में चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर, ठीक है? ये आपने इसको नोट करके याद रख लिया। इधर देखिएगा, फटाफट देखिएगा। b बराबर क्या हुआ? b बराबर हुआ c बाई म्यू। b बराबर क्या हुआ? c बाई म्यू। यहाँ से आप बताइए c कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से c कांस्टेंट रहेगा, तो b और म्यू में क्या रिलेशन हो जाएगा? b और म्यू में रिलेशन हो जाएगा इस तरीके से कि यदि माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा हुआ तो वेलोसिटी, प्रकाश का चाल उसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये हमको याद रखना है, ठीक है? ये लीजिए, ये आपका बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। b बराबर c बाई म्यू, कहिए तो उसको भी बढ़िया से। b बराबर c बाई म्यू से, b बराबर c बाई म्यू से, b बराबर c बाई म्यू से आप b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू देख लिए। इसका मतलब यदि म्यू बढ़ेगा तो b घटेगा, यदि म्यू कम होगा तो b ज़्यादा होगा। म्यू घटेगा तो b बढ़ेगा, म्यू बढ़ेगा तो b घटेगा। इसका मतलब समझ गए ना? b बराबर c बाई म्यू, c कांस्टेंट है, तो b और म्यू में क्या रिलेशन आया? b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। यदि म्यू बढ़ेगा तो b घटेगा, म्यू घटेगा तो b बढ़ेगा। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। बोलो गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? ये समझ गए?
तो माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर डिपेंड करती है? माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। माध्यम के किस पर निर्भर करती है? अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर, है ना। माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या करती है? निर्भर करती है। ये आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट या फैक्ट आपको ध्यान रखना है। माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो, अब ये जो माध्यम का अपवर्तनांक है, चूंकि एक ही माध्यम की बात कर रहे हैं, दो माध्यम तो ले नहीं रहे हैं, एक ही माध्यम की बात कर रहे हैं, तो जब भी एक माध्यम के अपवर्तनांक की बात करेंगे तो माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा उसको हम लोग कह सकते हैं परम अपवर्तनांक। क्या कह सकते हैं? परम अपवर्तनांक, या फिर हम लोग कह सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट। क्या बोल सकते हैं? एब्सोल्यूट। यहाँ कर लेंगे आप इस चीज को, यहाँ पर आप कर लेंगे कि जो म्यू है ये क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है माध्यम का अपवर्तनांक। क्या कहला रहा है? माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक कहला रहा है। चूंकि एक ही माध्यम है इसलिए इस अपवर्तनांक को हम लोग, माध्यम का अपवर्तनांक है इसलिए इस अपवर्तनांक को हम लोग नाम दे सकते हैं। क्या हम लोग नाम दे सकते हैं? परम अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? परम अपवर्तनांक। परम अपवर्तनांक में हमेशा ध्यान रखिएगा कि माध्यम, एक ही माध्यम का अपवर्तनांक होगा, किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष नहीं। परम अपवर्तनांक, या फिर आप इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको बोलते हैं आप एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। माध्यम का अपवर्तनांक, परम अपवर्तनांक बोलेंगे या निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे? जरा इसको आप देखो कि यदि मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? म्यू बराबर, बोलो ना, म्यू बराबर, इसको आप ऊपर ले जाइए तो सी बाई बी हो जाएगा। सी बाई बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सी क्या है? सी क्या है बालक? बोलो बोलो, सी क्या है? सी है सर निर्वात में प्रकाश की चाल, और बी क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। दोनों तरफ चाल है, दोनों तरफ क्या है? चाल ही चाल है। तो बताइए, दोनों ऊपर नीचे क्या है? चाल है। तो यहां पर क्या होगा? दोनों तरफ चाल ही चाल है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड। तो जो माध्यम का अपवर्तनांक है ये क्या आता है? ये आता है मात्रक विहीन। मात्रक विहीन। और यदि कोई राशि मात्रक विहीन है तो फिर उसको आप ये भी कह सकते हैं यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। आप उसे और क्या कह सकते हैं कि इसमें बीमा भी नहीं है, बीमाहीन, मतलब इसके डायमेंशन भी नहीं होंगी, बीमाहीन। ठीक है, ये मात्रक विहीन है और क्या है? बीमाहीन है। मात्रक विहीन को आप बोलेंगे यूनिटलेस और बीमाहीन को आप बोलते हैं डायमेंशनलेस। क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस। ठीक है, यूनिटलेस, या फिर आप बोलेंगे इसको डायमेंशनलेस, या फिर आप इसको बोलेंगे डायमेंशनलेस। ठीक है, यूनिटलेस या फिर आप इसको बोलेंगे डायमेंशनलेस। यूनिटलेस या फिर आप इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस। ठीक है, या मैं डायमेंशनलेस। ठीक है, ये जो अपवर्तनांक है या परम अपवर्तनांक है या निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ये क्या हो जाता है? इसका कोई मात्रक नहीं है, मात्रक विहीन है। कोई मात्रक नहीं है, मात्रक विहीन है, बीमाहीन है, इसे कोई बीमा नहीं है, डायमेंशनलेस है। तो जो अपवर्तनांक है ये क्या हुआ? निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई माध्यम में प्रकाश की चाल।
तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, तो आप ये बताएंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। समझ लीजिए बढ़िया से, अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। समझ लीजिए बढ़िया से, अच्छे से क्लियर कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए। म्यू क्या है? म्यू है माध्यम का अपवर्तनांक, या फिर परम अपवर्तनांक, या फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम लोग किसी एक माध्यम की बात करते हैं, उसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं, तो तब अपवर्तनांक जो होता है वो परम अपवर्तनांक होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माध्यम का अपवर्तनांक। बोलो बोलो, क्लियर? हाँ जी क्लियर है ना। चलो सुनना, म्यू बराबर सी बाई बी, तो म्यू का कोई ना मात्रक है ना ही से कोई बीमा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल डिपेंड कर रही है केवल और केवल माध्यम के अपवर्तनांक पर। और ये जो अपवर्तनांक है ये किस पर डिपेंड करता है? म्यू डिपेंड्स ऑन, म्यू डिपेंड्स ऑन, ध्यान रखिएगा, डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। बोलो बोलो, डेंसिटी ऑफ मीडियम का मतलब क्या हुआ? माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। डेंसिटी ऑफ मीडियम माध्यम घनत्व पर निर्भर करता है, माध्यम के घनत्व पर निर्भर। ये लो एक पॉइंट हो गया। जैसे कि जड़त्व जो है, इनर्शिया, इसको आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप रिलेटिव चीज़ें तो बता सकते थे ना, कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका घनत्व, उसका जड़त्व ज़्यादा, जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम। यानी कि जड़त्व की माप किससे हो रही थी? द्रव्यमान से हो रही थी। वैसे ही जब आपको म्यू बताना होगा वैल्यू, तो आप सी बाई बी करेंगे। जब आपको केवल केवल ये बताना होगा कि किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, किसका अपवर्तनांक कम होगा, तो जिसका घनत्व ज़्यादा है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाएगा, जिसका घनत्व कम है उसका अपवर्तनांक भी कम हो जाएगा। म्यू डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम, माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, माध्यम के घनत्व पर निर्भर, माध्यम के घनत्व पर निर्भर, ठीक है, माध्यम के घनत्व पर निर्भर, माध्यम के घनत्व पर निर्भर। क्लियर? माध्यम के घनत्व पर निर्भर। क्लियर है? माध्यम के घनत्व पर निर्भर। किस प्रकार से निर्भर है? कि जो म्यू है ये घनत्व के साथ कैसा रिलेशन रखता है? ऐसा रिलेशन रखता है। यदि घनत्व ज़्यादा है माध्यम का तो उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यदि घनत्व कम है माध्यम का तो उसका अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आपके किसकी बारी आई? अब आपके प्रीवियस नॉलेज की बात यहाँ पर आती है। आप मुझे बताओ, आपके पास तीन माध्यम हैं, एक ठोस है, एक द्रव है और एक क्या है? गैस है। एक ठोस है, एक द्रव है और एक क्या है? गैस है। यदि सभी के आयतन बराबर कर लिए जाएं, यदि सभी के आयतन को समान मान लिया जाए, तो बताओ किसका घनत्व ज़्यादा होगा? तो आप कहेंगे घनत्व होता है ठोस का ज़्यादा और गैस का कम। तो अपवर्तनांक किसका ज़्यादा होगा? अपवर्तनांक ज़्यादा होगा ठोस का, और अपवर्तनांक किसका कम होगा? गैस का कम होगा। देखो, जो अपवर्तनांक है घनत्व के साथ कैसे रिलेशन में है? अपवर्तनांक जो है घनत्व के साथ कैसे रिलेशन में है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि घनत्व ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा, यदि घनत्व कम होगा तो अपवर्तनांक भी कम होगा। और अपवर्तनांक का वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ क्या रिलेशन है? अपोजिट है। जहाँ पर अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वहाँ पर घनत्व, वहाँ पर क्या हो जाएगा? चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आइए इसको देखते हैं। घनत्व, घनत्व जो घनत्व के साथ होगा वही किसके साथ होगा? अपवर्तनांक के साथ होगा। जो घनत्व के साथ होगा वही किसके साथ होगा? अपवर्तनांक के साथ होगा। यानी कि यदि आपने घनत्व के बारे में जान लिया तो आपने अपवर्तनांक के बारे में भी जान लिया।
घनत्व या अपवर्तनांक किसका ज्यादा होता है? सबसे घनत्व किसका ज्यादा होता है? ठोस का सर्वाधिक होता है, ठोस का सर्वाधिक, फिर द्रव का, फिर गैस का। ऐसे तो बोलेंगे भाई, दिए गए आयतन के लिए सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ठोस का होता है, फिर द्रव का होता है, और सबसे कम किसका होता है? गैस का होता है। सबसे कम किसका होता है? गैस का होता है। ठोस, द्रव एवं गैस, यही तो है। तो देखो, आप घनत्व तो बता दिए, इसका मतलब आपने क्या बता दिया? अपवर्तनांक बता दिया। आपने घनत्व बता दिया, इसका मतलब क्या बता दिया? अपवर्तनांक बता दिया। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किस माध्यम का होता है? ठोस माध्यम का होता है। सबसे कम किस माध्यम का होता है? गैस माध्यम का होता है। तो बेटा चाल भी बता दोगे। अब प्रकाश की चाल बतानी है तो बता दोगे। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है। तो प्रकाश की चाल जो होगी अपोजिट हो जाएगी। देखो, अभी आपको मैंने सिखाया था ना, प्रकाश की चाल घनत्व के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के साथ कैसा रिलेशन रखती है? अपोजिट रखती है। यदि म्यू ज़्यादा है, अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब देखो, अपवर्तनांक ज़्यादा है ठोस में, तो चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ठोस में सबसे कम निकलेगी, उससे ज़्यादा किस में आएगी? द्रव में, और सबसे ज़्यादा किस में आएगी? गैस में निकल कर आएगी। किस में निकल कर आएगी? गैस में निकल के आएगी। ये तो तीन की बात हो गई, लेकिन अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। तो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ बताना है प्रकाश की चाल? हमको सबसे ज़्यादा बताना कहाँ पर है प्रकाश की चाल? हमें सबसे ज़्यादा बताना है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है किसमें? निर्वात में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा निर्वात, निर्वात में सर्वाधिक। फिर गैस में, देखो ठोस में कम है सबसे, फिर गैस में, फिर द्रव में, और फिर किस में? फिर ठोस में। ठोस में सबसे कम होती है। ये तो आप सिंबल समझ लोगे। क्या कहा गया कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में है? निर्वात में है, और सबसे कम किस में है? ठोस में है। गैस की जगह आप वायु ले लीजिए, क्योंकि वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु। द्रव की जगह आप पानी ले लीजिए, जल लीजिए, जल ले लीजिए। ठोस की जगह पर आप क्या ले लीजिए? कांच, क्योंकि हमें माध्यम कैसे रखने हैं? माध्यम ठोस, द्रव, गैस में कौन से रखने हैं? जो पारदर्शी हों। तो अभी आपने एग्जाम्पल लिया था ना, कांच, जल, वायु, ये सब कैसे हैं? पारदर्शी माध्यम है। ये लीजिए आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका VIP 5 स्टार क्वेश्चन। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में, प्रकाश की चाल सबसे कम होगी कांच में। प्रकाश की चाल का क्रम दिखाइए। निर्वात में सर्वाधिक, गैस में उससे कम, द्रव में उससे कम, ठोस में सबसे कम। बोलो, क्लियर हुआ? कभी भूलोगे तो नहीं? कभी भूलोगे तो नहीं? ये यहाँ से 1 नंबर आपके पेपर का पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? यदि कोई आपको 2 ठोस दे दिए जाएं, या फिर आपको ठोस, द्रव, गैस, निर्वात ये सब कुछ ना दिया जाए, आपको 4 माध्यम दिए जाएं, 3 माध्यम दिए जाएं, और उनका अपवर्तनांक दिया जाए, उनका अपवर्तनांक दिया जाए। पूछा जाए कि प्रकाश की चाल का क्रम लिख दीजिए माध्यमों में। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक था उसमें प्रकाश की चाल सबसे क्या हुई? कम हुई, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न बनेगा नया, तो आप कर लोगे। यदि आपको माध्यम में चाल दे दी गई है और आपसे अपवर्तनांक पूछा जा रहा है क्रम लगाने के लिए, तो आप वो भी बता दोगे। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा कि आपसे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दी हुई है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद करना है, इसको तो लर्न करना है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, ये आपको लर्न कर लेना है। ये आपको क्या करना है? लर्न कर लेना है, याद होना चाहिए। इसके लिए आप हमेशा वैल्यू क्वेश्चन में नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, सपोज दैट, मैं आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर दे देता हूँ। क्वेश्चन, किसी माध्यम में
किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, केवल इतना कॉन्सेप्ट पर आधारित। प्रकाश, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुणे, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। माध्यम का अपवर्तनांक या परम अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, आपको म्यू बताना है। क्या बताना है? म्यू बताना है। म्यू बराबर क्या होता है? आपको म्यू बताना है। और म्यू बराबर होता क्या है? बोलो बोलो। आपको म्यू बताना है और म्यू बराबर होता क्या है? म्यू बराबर होता है, बहुत ही सिंपल सा, कि म्यू बराबर होगा सी बाई बी। क्या कोई इसका मात्रक लेंगे? नहीं, क्योंकि मात्रक विहीन है। म्यू बराबर क्या है? सी बाई बी। सी को आपको बाय डिफॉल्ट याद रखना होगा। सी को बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना होगा। सी को बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बी आपको दे दिया है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कैंसिल आउट होने के बाद कितना आएगा? 3/2 कर दो या फिर 1.5 लिख दो। क्या आगे कुछ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, अथवा 1.5। आपको अपवर्तनांक दिया होता और उस माध्यम प्रकाश की चाल पूछा गया था, तब भी आप b बराबर सी बाई म्यू कर देते। 1 नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कर लोगे। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? यहाँ से आपने कंक्लूजन निकाला अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ज्यादा तो चाल कम, अपवर्तनांक ज्यादा तो चाल कम, चाल कम। 2 माध्यम दिए हों और अपवर्तनांक कम तो चाल ज़्यादा, उल्टा हो जाएगा। आप यदि नहीं भी पढ़ते हैं फिजिक्स, आपको नहीं भी आती है, पहले कभी नहीं पढ़े हैं, तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। अपवर्तनांक कम, अपवर्तनांक कम तो चाल ज़्यादा। ठीक है, अपवर्तनांक कम तो चाल ज़्यादा। क्लियर? अपवर्तनांक कम तो चाल ज़्यादा। बस ये है कंक्लूजन। पढ़ लीजिए एक बार, देख लीजिए ध्यान से क्या कहता है ये। ठीक है, बोलो। क्लियर? चलो, अब हम लोग बात करते हैं बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में। अब पढ़ लेते हैं प्रकाश के सिद्धांत। प्रकाश के सिद्धांत बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, प्रकाश के सिद्धांत, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है। प्रकाश के सिद्धांत, ठीक है, प्रकाश के सिद्धांत, प्रकाश के सिद्धांत, प्रकाश के सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ लाइट, प्रकाश के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लाइट। जब हम लोग प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, प्रकाश के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, प्रकाश के व्यवहारों का अध्ययन प्रकाश के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो कभी प्रकाश लगता है कि कण की तरीके से व्यवहार कर रहा है, कभी लगता है प्रकाश तरंग की भांति से व्यवहार कर रहा है। तो ये कहना कि प्रकाश जो है दोहरी प्रकृति का होता है, कणों की भांति व्यवहार करता है, तरंगों की भांति व्यवहार करता है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीपीएससी, यूपीएससी,
बीपीएससी, एमपीपीएससी, सब जगह ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। तो आप कहेंगे दोहरी प्रकृति का है, प्रकाश कभी कणों की भांति कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रकाश कभी कणों की भांति और कभी किसकी भांति, तरंगों की भांति व्यवहार करता है। तो प्रकाश को समझने के लिए हमें मेनली दो सिद्धांतों की आवश्यकता हुई स्टार्टिंग में। एक आपका कण प्रकृति को जस्टिफाई करने के लिए बनाया गया, जिसको कणिका सिद्धांत कहा गया, और दूसरा जो है वो किसके लिए, वो प्रकाश को तरंग की भांति जस्टिफाई करने के लिए बनाया गया, जिसको तरंग सिद्धांत कहते हैं। किसने दिया, क्या बात कही, बस इतना ही है हम लोगों को इसमें जानना, ठीक है। तो प्रकाश के सिद्धांत की जब हम लोग बात करते हैं, थ्योरी ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो प्रकाश के गुणों एवं व्यवहारों का अध्ययन करने के बाद प्रकाश के गुणों, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, प्रकाश के गुणों, ठीक है, समझते जाइएगा, प्रकाश के गुणों एवं व्यवहार, प्रकाश के गुण एवं व्यवहार के अध्ययन के पश्चात प्रकाश के गुण एवं व्यवहारों के अध्ययन के पश्चात, गुणों एवं व्यवहारों के अध्ययन के पश्चात ये प्रूफ हुआ कि प्रकाश जो है ये कैसा होता है। प्रकाश क्या करता है, कणों की भांति व्यवहार करता है, कणों की भांति व्यवहार, बिहेव लाइक अ पार्टिकल, कणों की भांति व्यवहार करता है, कणों की भांति व्यवहार, कणों की भांति व्यवहार, और कभी प्रकाश क्या करता है, कणों की भांति व्यवहार, और कभी प्रकाश क्या करता है, तरंगों की भांति व्यवहार करता है, तरंगों की भांति व्यवहार करता है, तरंगों की भांति व्यवहार, ठीक है। प्रकाश कभी कणों की भांति व्यवहार करता है, कभी तरंगों की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश ने जितने भी फिनोमिना दिए, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन, और जितने भी व्यतिकरण, ये सारे जितने भी फिनोमिना हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं का अध्ययन किया गया। और प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ऊर्जा का रूप है, गमन करता है, आगे निर्वात में भी चल सकता है। इन सभी का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि प्रकाश कभी कणों की भांति व्यवहार करता है, प्रकाश कभी तरंगों की भांति व्यवहार करता है। तो प्रकाश को कह दिया गया ये कैसा होता है, दोहरी प्रकृति रखता है। तो आपसे पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश है, कण है, तरंग है, कण एवं तरंग दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है, तो आप कहेंगे ड्यूल नेचर रखता है, दोहरी प्रकृति का होता है। कैसे होता है, दोहरी प्रकृति का होता है। कणों के सिद्धांत को समझने के लिए एक सिद्धांत आया, कणिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आया, कणिका सिद्धांत, जिसको आप बोलते हैं पार्टिकल थ्योरी। प्रकाश एक कणों की भांति व्यवहार कर रहा है, इसको कणिका सिद्धांत में पार्टिकल थ्योरी में बताया गया। किसमें बताया गया, पार्टिकल थ्योरी में बताया गया, पार्टिकल थ्योरी। अब कोई भी थ्योरी है वो किसी न किसी के द्वारा प्रपोज्ड की गई होगी, और उस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। कोई थ्योरी जो है वो किसी न किसी के द्वारा क्या की गई होगी, प्रपोज्ड की गई होगी, और उसमें क्या होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे, उन्हीं को हमें क्या करना होता है, समझना होता है, ठीक है। उन्हीं को हमें क्या करना होता है, समझना होता है, ठीक है। तो पार्टिकल थ्योरी, कणिका सिद्धांत, इसमें क्या कहा गया कि प्रकाश जो है ये ऊर्जा के ऊर्जा के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। प्रकाश जो है ऊर्जा के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जो एक सीधी रेखा में चलते हैं, कण की बात कर रहे हैं। प्रकाश ऊर्जा के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जो एक सीधी रेखा में चलते हैं। और इसको बताया किसने, दकार्ते ने, लेकिन वो इसको बहुत ज़्यादा आगे कैरी नहीं कर पाए। तो सर्वप्रथम बताने का श्रेय किसे जाता है, सर्वप्रथम श्रेय ये कणिका सिद्धांत, पार्टिकल थ्योरी दिया कब गया, 1637 में, सन 1637 में, ठीक है।
1637 में दिया गया। और सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? दकार्ते को। लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा जाना गया इस थ्योरी के लिए, सर्वप्रथम किसने दिया? दकार्ते ने। लेकिन अंतिम रूप से श्रेय किसे जाता है? अंतिम रूप से श्रेय किसे जाता है? तो न्यूटन भाई साहब ले जाते हैं, न्यूटन सर ले जाते हैं, आइजैक न्यूटन। अंतिम रूप से श्रेय, फाइनली क्रेडिट किसे जाता है? जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको दुनिया के सामने नहीं ला पाए, सारी चीज़ें बता दी लेकिन दुनिया के सामने नहीं ला पाए, तो आप को याद तो रखेंगे लेकिन जो मेन हो जाएगा वो दुनिया के सामने वाला लाने वाला हो जाएगा। तो सर्वप्रथम देने वाला दकार्ते और दुनिया के सामने लाने वाले कौन थे? न्यूटन थे। और क्या बताया गया कि ऊर्जा के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। जो ये है ऊर्जा के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जो एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। जो क्या करते हैं? एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। ऊर्जा के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जो तीव्र गति से एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। इसीलिए जब भी आप प्रकाश को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है यह हमेशा यही कहता है कि प्रकाश ऊर्जा के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। क्या कहा गया है? प्रकाश ऊर्जा के अति सूक्ष्म कणों से, प्रकाश ऊर्जा के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जो अति तीव्र गति से एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। क्लियर? क्या है? बस इतना पॉइंट ध्यान रखना है। दिया सर्वप्रथम, इसको बताया किसने? सर्वप्रथम इसको क्वाइन किसने के द्वारा किया गया? सर्वप्रथम इसके बारे में समझाया किसके द्वारा गया? दकार्ते द्वारा। लेकिन अंतिम रूप से श्रेय किसे दिया गया? न्यूटन को 1637 में इसको प्रपोज किया गया। प्रकाश क्या है? इसमें प्रकाश ऊर्जा के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जो अति तीव्र गति से एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। ये हो गया आपका कणिका सिद्धांत। ये क्या हो गया आपका? कणिका सिद्धांत बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ आपको दिमाग बहुत लगाना ही नहीं है। कणिका सिद्धांत प्रकाश के कणों की भांति व्यवहार करने को क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है, बताता है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है यहाँ पर? दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा है तरंग सिद्धांत। दूसरा क्या है? दूसरा है तरंग सिद्धांत। दूसरा क्या है? तरंग सिद्धांत। ठीक है, तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत। अब इसको दिया कब गया? 1687 में। ठीक है, 1687 में। और किसने दिया? श्रेय किसको जाता है? तो हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक हैं, तरंग पर काम किए, हाइगेंस। और क्या बताया गया कि जो प्रकाश है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का बना है, जो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। तभी तो प्रकाश निर्वात में गमन करता है। स्पीड क्या रहती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बताया गया कि प्रकाश जो है ये किसका बना है? मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। प्रकाश किसका बना है? ये बना हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना है।
बना है जो माध्यम के अतिरिक्त, जो माध्यमों के अतिरिक्त ठोस द्रव गैस ये माध्यम हो जाते हैं, जो माध्यमों के अतिरिक्त, जो माध्यमों के अतिरिक्त निर्वात में भी गमन कर सकता है, जो माध्यमों के अतिरिक्त निर्वात में भी, जो माध्यमों के अतिरिक्त निर्वात में भी गमन करती हैं। इनकी चाल क्या होती है? इनकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इनकी चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और प्रकाश, यहाँ पर बात पता चलती है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं। तो प्रकाश आती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। कैसी तरंगे आती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये ध्यान रखेंगे, अभी तरंगों वाला चैप्टर हम लोग जब पढ़ेंगे तब इस पर फिर से चर्चा करेंगे। प्रकाश कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार आप सीख लेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ट्रांसवर्स तरंगे कैसे, किनको कहते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे वहाँ पर। ट्रांसवर्स वेव हैं, ये कैसी हैं? ट्रांसवर्स वेव हैं। ये ऐसी तरंगे जो प्रकाश कैसी अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ट्रांसवर्स वेव हैं। कैसी वेव से? ट्रांसवर्स वेव से। तरंग सिद्धांत हो गया, ठीक है। कब आया? 1687 में। यहाँ पर ध्यान कर लीजिएगा, वो 1637 में, और ये कब आता है? 1687 में आता है। सॉरी, 87 नहीं, 1678। ये देखिए 1678। अब जैसे आप जानते हैं कि प्रकाश क्या करता है? परावर्तन करता है, अपवर्तन करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, वर्ण विक्षेपण करता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, सारे फिनोमिना जो हैं, सारी घटनाएं जो हैं, वो तरंग सिद्धांत के द्वारा, वेव थ्योरी के द्वारा क्या हो रही थी? वेव थ्योरी के द्वारा क्लियर हो रही थी। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वेव थ्योरी के द्वारा क्या हो रही थी? क्लियर हो रही थी। लेकिन कुछ इसके इफेक्ट हैं, जिन इफेक्ट को, जिन प्रभावों को ना तो कणिका सिद्धांत फॉलो कर पा रहा था, कणिका सिद्धांत बता पा रहा था, ना ही वेव थ्योरी बता पा रही थी। तो क्या होता है, एक सिद्धांत आता है जिस जो काम करता है क्या, जो कणिका सिद्धांत और तरंग सिद्धांत के बीच ब्रिजिंग का काम करता है, एक तरीके से सामंजस्य बनाने का काम करता है। कुछ चीज़ें कणिका सिद्धांत से फुलफिल हो रही थी, कुछ चीज़ें तरंग सिद्धांत से फुलफिल हो रही थी। जो तरंग प्रकाश के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट, या कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी आती है, एक्सेप्टेबल थ्योरी जो आती है वो कौन सी आती है? वो आती है क्वांटम सिद्धांत। कौन सी थ्योरी आती है? क्वांटम सिद्धांत आता है। और क्वांटम सिद्धांत आता है 1905 में, और देने वाले होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, सबसे ज़्यादा अपने दिमाग का यूज करने वाले, नोबेल प्राइज से सम्मानित, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि जो प्रकाश है ये ऊर्जा के बंडलों से बना हुआ है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। ऊर्जा के बंडलों से बना हुआ है, जिन्हें क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और ये जो क्वांटम सिद्धांत है, ये प्रकाश के वैद्युत प्रभाव को और क्रॉम्पटन इफेक्ट को, क्रॉम्पटन प्रभाव को आसानी से क्या करता है? आसानी से बता देता है, ठीक है। तो कणिका सिद्धांत और तरंग सिद्धांत, इन दोनों के बीच ब्रिजिंग का काम होता है किसके द्वारा? क्वांटम सिद्धांत द्वारा। क्वांटम सिद्धांत द्वारा। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। कौन प्रपोज करते हैं इसको? इसको करते हैं आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा क्या होता है? प्रपोज हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रपोज करते हैं, और क्या बात कही गई इसमें? बस यही सब पॉइंट है कि प्रकाश ऊर्जा के ऊर्जा के बंडलों से निर्मित, मेड अप ऑफ
बंडल्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के बंडलों से निर्मित। ऊर्जा के बंडलों से निर्मित, ठीक है। और इन ऊर्जा के बंडलों को क्या कहा गया? इन ऊर्जा के बंडलों को कहा गया फोटोन। इन ऊर्जा के बंडलों को क्या कहा गया? फोटोन कहा गया। ऊर्जा के बंडलों से निर्मित, और इन्हें क्या कहा गया? फोटोन कहा गया। इस थ्योरी ने क्या किया? प्रकाश के वैद्युत प्रभाव, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक या फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, ठीक है। प्रकाश के वैद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या, क्योंकि ये दोनों ही सिद्धांतों से पॉसिबल नहीं हो रहा था। इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी द साइंटिस्ट आर एबल टू एक्सप्लेन द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट एंड द क्रॉम्पटन इफेक्ट ऑफ लाइट, ठीक है। और क्वांटम सिद्धांत हो जाता है आपका क्या? क्वांटम सिद्धांत हो जाता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वांटम सिद्धांत आपका हो जाता है तरंग, कणिका एवं तरंग सिद्धांत के कनेक्टिंग थ्योरी बिटवीन पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी और दूसरी कौन सी है? वेव थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी और दूसरी कौन सी है? वेव थ्योरी। तो ये हो जाता है आपका क्वांटम सिद्धांत। ये क्या हो जाता है? क्वांटम सिद्धांत, जो कि 1905 में आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, जिसमें कि बताया गया कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा के बंडलों से बना है, ऊर्जा बंडलों के रूप में होता है ना, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं फोटोन कहते हैं। ऊर्जा के बंडलों से, ऊर्जा बंडलों के रूप में होता है। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट एंड क्रॉम्पटन इफेक्ट ऑफ लाइट was explained by the quantum theory, and this is the bridging theory between particle theory and the wave theory, connecting theory कह सकते हैं, सामंजस्य बनाता है कणिका सिद्धांत और तरंग सिद्धांत के बीच। ये क्या करता है? ये सामंजस्य बनाता है। ये क्या करता है? सामंजस्य बनाता है। तो इस तरीके से आपने आज लाइट से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग इन सिद्धांतों के बाद आगे चलेंगे और प्रकाश के कुछ फिनोमिनाज को, घटनाओं को हम लोग रीड करेंगे, घटनाओं को हम लोग समझेंगे और दैनिक जीवन में हमारे क्या उनका उपयोग है, इनको हम लोग समझेंगे। वहाँ से हमारे एग्जाम्स में ढेर सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्योंकि हम लोग का जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो एप्लीकेशंस बेस्ड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम लोगों को एप्लीकेशन, ना कि साइंटिस्ट थोड़ी ना बनना है, हम लोग को एप्लीकेशंस पर वर्क करना है। ये जो चीज़ें हैं उनको लोगों तक, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, तो लोगों तक कैसे उनको अवेलेबल कराएंगे, कैसे चीज़ों को पहुंचाएंगे, इस पर जब हम लोगों को पता होंगी सारी चीज़ें तो हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे और आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए जो पढ़ाया गया है उसको एकदम शॉर्ट में नोट करते हुए, क्योंकि मैंने बोला और भी कुछ लिखा मैंने, वही जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको आपको हमेशा अपने नोट्स के फॉर्म में चिपकाते रहना है। तो थैंक यू सो मच, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।